नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मेरे एक मित्र के साथ घटी ऐसी घटना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अब भी लाइक करें। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर दिए होंगे। हम इस घटना को मेरे दोस्त के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये घटना कभी किसी को सुनाऊं, लेकिन कुछ बातें इंसान चाहकर भी भुला नहीं सकता। उस रात जब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थे, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी होने वाला था। हम, यानी मैं, मेरी पत्नी सुनीता और हमारा बेटा अंशुल। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और लखनऊ में पोस्टेड था, लेकिन उसी हफ्ते मेरा ट्रांसफर आगरा हो गया था। कंपनी की तरफ से हमें वहीं शिफ्ट होना था। सुनीता इस ट्रांसफर से खुश नहीं थी। उसे तो लखनऊ ही पसंद था। उसकी सहेलियां, मायका, सब कुछ यही था। अंशुल को भी स्कूल चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटेड था। नई जगह, नई शुरुआत। हमने लखनऊ से रात 8 बजे निकलने का प्लान बनाया था। वैसे तो दिन में निकलना बेहतर होता, लेकिन पुराने ऑफिस की कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी, इसलिए देर हो गई। मुझे याद है सुनीता ने कितनी बार कहा था, रात में मत चलो, दिन में निकलते हैं। लेकिन मैंने हंसकर कह दिया, अरे एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, आराम से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत होगी। हमने सामान पैक किया और कार स्टार्ट करके लखनऊ के लिए निकल पड़े। कार में हल्की फुल्की बातें हो रही थी, मस्त म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। अंशुल पीछे की सीट पर बैठा अपने गेम खेल रहा था। सुनीता बार बार याद दिला रही थी कि कहीं रुककर चाय वाय पी लेंगे। सब कुछ सामान्य था जब तक कि हम एक्सप्रेसवे पर नहीं पहुंचे। हमारे साथ पहली घटना हुई कि कार के म्यूजिक सिस्टम में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी औरत की धीमी अस्पष्ट सी आवाज, जैसे वो कुछ बुदबुदा रही हो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। सुनीता ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। ये क्या था? मैंने अपने कंधे उचका दिए। कुछ नहीं, सिग्नल खराब हो गया होगा। थोड़ी देर बाद हमने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ उठाकर हमें रोकने का इशारा कर रहा था। ये कोई भिखारी या राहगीर नहीं लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और चेहरा अजीब था। सुनीता ने घबराते हुए मुझसे कहा, राकेश, रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहो। मैंने उसकी बात मानी और कार को बिना रोके आगे बढ़ाता रहा। जब हमारी कार उसके पास से गुजरी तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसका सिर मुड़ गया था मेरी तरफ, जैसे वो सीधे मुझे देख रहा हो। तभी अंशुल ने धीरे से पूछा, पापा, आपने देखा उस अंकल के साथ कौन था? मैंने चौंक कर पीछे देखा। क्या? कौन है? अंशुल ने अपनी मासूम आंखों से कहा। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और दादी खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने। सुनीता ने झटके से अंशुल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें गलती से कुछ और दिखा होगा। अब हम एक्सप्रेसवे के बीचों बीच थे। चारों तरफ अंधेरा था और सड़क सुनसान। अचानक कार के सामने कुछ आया, एक परछाई या शायद कोई इंसान। मैंने तेजी से ब्रेक मारा और कार रुक गई। सुनीता और अंशुल डर के मारे चीख पड़े। हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, वही आदमी, पर अब उसके साथ एक औरत भी थी। हमारी कार सड़क के बीचों बीच रुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में वो आदमी और औरत साफ दिख रहे थे। दोनों बिल्कुल सफेद कपड़ों में थे और उनकी आंखें लाल हो रखी थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। सुनीता मेरी बाजू पकड़कर बोली, राकेश, क्या कर रहे हो? गाड़ी को आगे बढ़ाओ। पर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, गला सूख चुका था। और तभी वो दोनों मुस्कुराए, एक अजीब भयानक मुस्कान, और फिर वे धीरे धीरे हवा में घुल गए। मैंने झटके से कार को गियर में डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। टायर चीखते हुए घूमे और हम वहां से निकल पड़े। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला, बस कार की आवाज और हमारी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद फिर सुनीता ने धीरे से कहा, ये क्या था राकेश? तभी पीछे से अंशुल की आवाज आई, पापा, वो अंकल और दादी कहाँ गए? इसके बाद जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद सुनीता बोली,
हमें कहीं रुक जाना चाहिए, किसी ढाबे या होटल पर। यहाँ कुछ गड़बड़ है राकेश। मैंने हामी भरी। हाँ, हमें रुक जाना चाहिए। करीब 15 मिनट बाद हमें सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। हल्की रोशनी, वहां 2-4 ट्रक खड़े थे और एक बूढ़ा आदमी तंदूर में रोटियां सेक रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी। हम सभी एक टेबल पर बैठ गए। बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और धीरे से बोला, रात में सफर कर रहे हो? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, आगरा जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जल्दी निकल जाना बेटा, इस सड़क पर ज्यादा देर मत रुकना। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, फिर जैसे कुछ सोचकर बात बदल दी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। यहाँ रात में सड़कें बहुत सुनसान हो जाती हैं। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। तभी अंशुल ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। पापा, वो देखो। मैंने नजर घुमाई। ढाबे से थोड़ी दूर सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हमें घूरती हुई। मैंने सुनीता की तरफ देखा, वो भी कांप रही थी। मैंने बूढ़े आदमी से कहा, उधर कौन खड़ा है? बूढ़े ने नजरें घुमाई और फिर मुझे देखा। कहाँ बेटा? वहां तो कोई नहीं है। दोस्तों, पर हम तीनों ने उसे देखा था और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी पहली इच्छा थी कि मैं तुरंत गाड़ी में बैठूं और यहां से भाग जाऊं, पर तभी उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम उसे देख पा रहे हो तो अब बचना मुश्किल है बेटा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? बूढ़ा मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और एक अजीब सी उदासी। इस सड़क पर जो भी उन्हें देख लेता है वो फिर वापस बचकर नहीं जा पाता। मैंने घबराकर उस बूढ़े से पूछा, कौन है ये लोग और ये औरत कौन है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये लोग मरे नहीं हैं और ना ही जिंदा है। तभी मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत हमारे ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी नजदीक कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो शायद उसे छू सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरी पूरी बॉडी जम गई थी, मेरी सांसें अटक गई थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सुनीता ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस जाएंगी। अंशुल बस टकटकी लगाकर उस औरत को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखता रहा। तभी बूढ़े आदमी की आवाज आई, मत देखो उसकी आंखों में। हम सब चौंक गए। बूढ़ा आदमी हमारी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सख्त थी, नीचे देखो, उसके पैरों की तरफ। मैंने झटके से नजरें नीचे की और मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो औरत जमीन पर खड़ी ही नहीं थी, उसके पैर जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे और फिर वो चलने लगी, पर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे आगे खींच रही हो। मेरी धड़कनें रुकने लगी, पर बूढ़ा आदमी शांत था। उसने फुसफुसाकर कहा, जो कुछ भी हो, भागो मत। अगर तुम भागे तो खेल खत्म समझो। पर सुनीता अब और नहीं सह सकती थी। उसने अंशुल को उठाया और झटके से उठ खड़ी हुई। राकेश, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें यहां से निकलना होगा। मैं भी खड़ा हो गया, पर बूढ़े आदमी ने मेरी कलाई पकड़ ली। अगर जाना ही चाहते हो तो पहले मेरी बात सुन लो। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि मैं खुद को बैठने से रोक नहीं पाया। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक भूत है ना? नहीं बेटा, यह सिर्फ एक नहीं है। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या है ये सब? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, ये एक पुराना भयानक इतिहास है। बूढ़े आदमी की आंखें अजीब लग रही थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। उसने कहा, कई साल पहले जब ये एक्सप्रेसवे बना भी नहीं था, यहाँ एक गांव था। नाम था नगला हरिया। एक छोटा सा गांव जहाँ करीब 200 लोग रहते थे। किसान, मजदूर, उनके परिवार, सब ठीक चल रहा था जब तक सरकार ने ये नहीं कहा कि इस गांव को हटाया जाएगा। सरकार यहाँ से एक हाईवे बनाना चाहती थी। बड़े लोग आए, अफसर आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे अपनी जमीन छोड़ दें, बदले में पैसा मिलेगा, नया घर मिलेगा। पर ये उनका घर था, उनकी पुश्तों की जमीन, इसलिए उस गांव को कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर एक रात वो आए, पुलिस, गुंडे, सरकार के आदमी। उन्होंने गांव वालों को जबरदस्ती निकाला। जो नहीं निकले उन्हें जला दिया गया। उसी रात गांव को मिटा दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे सब वहीं रह गए।
पर मरने के बाद भी वो कहीं नहीं गए, क्योंकि उनका गांव तो अब भी यही है, बस किसी को दिखता नहीं। इसलिए जो भी इस सड़क से गुजरता है वो उनका मेहमान बन जाता है। ये सब सुनकर मेरा मुंह सूख गया था। तो ये औरत, यही सब? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और तुमने इसे देख लिया है, अब ये तुम्हें जाने नहीं देगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने सुनीता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अब भी डर साफ नजर आ रहा था। तो अब हमें क्या करना होगा? बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर उसने कहा, एक ही रास्ता है, तुम इसे कबूल कर लो या फिर इसे अनदेखा कर दो। अगर तुम इसे अपना भाग्य मान लो तो ये तुम्हें निगल लेगी, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा कर दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो शायद तुम बच सको। फिर सुनीता ने धीरे से कहा, राकेश। वो चली गई। मैंने झटके से पीछे देखा और सच में वहां कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अब भी हमें देख रहा था, छिपकर कहीं अंधेरे में। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले, बूढ़े आदमी को दिए और सुनीता का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ा। अंशुल भी चुप था, वो अब कुछ भी नहीं कह रहा था। हमने कार में बैठकर दरवाजा बंद किया। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, राकेश, अब सीधे घर चलो, कोई रुकना नहीं, कोई देखना नहीं, बस सीधे चलते रहो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। बूढ़ा आदमी अब भी हमारी तरफ देख रहा था। मैंने खुद को जबरदस्ती मिरर से हटा लिया और सिर्फ सामने देखने लगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सुनीता चुप थी, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा था। वो अब भी कांप रही थी। पीछे अंशुल था और वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी ये चुप्पी मुझे और डरा रही थी। सड़क खाली थी, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। हम बहुत देर तक ऐसे ही चलते रहे। ना कोई गाड़ी आगे थी ना पीछे। ये अजीब था। ये एक्सप्रेसवे था, हमेशा बिजी रहने वाला रास्ता, लेकिन इस वक्त हम अकेले थे, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद सुनीता ने हल्की आवाज में कहा, राकेश, घड़ी देखो। मैंने एक नजर डैशबोर्ड पर डाली और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। जो घड़ी अभी थोड़ी देर पहले एकदम सही टाइम बता रही थी, अब वो घड़ी रात 2:45 पर अटकी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने फोन निकाला, स्क्रीन देखी, वो भी 2:45 ही दिखा रहा था। मैंने सुनीता की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हम कहीं अटक तो नहीं गए? उसने धीरे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। पर अंदर ही अंदर मुझे अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ कोई साधारण डरावनी घटना नहीं थी, ये कुछ और था। हम एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना आसान नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। हमने अचानक देखा कि सड़क पर एक आदमी खड़ा था, एकदम बीचों बीच। मैंने ब्रेक मारा, पर जब गाड़ी रुकी और हमने ध्यान से देखा तो वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, मगर उसका चेहरा बेजान था, जैसे एक मोम का पुतला हो। उसने हाथ उठाया और हमें रुकने का इशारा किया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर वो पुलिस वाला धीरे धीरे आगे बढ़ा और हमारी खिड़की के पास आकर रुक गया। लाइसेंस दिखाइए। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। सुनीता ने धीरे से फुसफुसाया, राकेश मत खोलो, पर मेरा दिमाग सुन नहीं रहा था। मेरा हाथ धीरे धीरे खिड़की के बटन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, उस पुलिस वाले का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें एकदम काली हो गईं और उसके मुंह से एक अजीब सी कराह निकलने लगी। तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था। मैंने झटके से गियर बदला और एक्सेलरेटर पर पूरा जोर दे दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और मैं सीधे उस आदमी के आर पार निकल गया। हाँ, आर पार। वो वहीं खड़ा रहा, लेकिन हमारी गाड़ी उसके शरीर से होते हुए निकल गई, जैसे वो वहां था ही नहीं। पर जब मैंने मिरर में देखा तो वो अब भी हमें देख रहा था। और अब सड़क पर और भी लोग खड़े हो रहे थे, सफेद कपड़ों में, आंखें काली, मुस्कुराते हुए। उस समय मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे रही थी, पर फिर अचानक मेरी नजर सामने पड़ी और मेरी जान में जान आई।
हम टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके थे। हाँ, वही टोल प्लाजा जो इस सड़क के अंत में आता था, जहां से हम इस भूतिया रास्ते से बाहर निकल सकते थे। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। 100, 110, 120 और फिर एक झटके में हम टोल प्लाजा से बाहर निकल गए। पीछे देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई सफेद कपड़ों में खड़ा इंसान नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई औरत नहीं, बस सन्नाटा। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। अंशुल बस मां से चिपका हुआ था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी शर्ट पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। अगले दिन हमने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। हम आगरा शिफ्ट हो गए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उस रात के 3 महीने बाद अंशुल ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। पापा, वो सफेद कपड़ों वाली दादी हमें ढूंढ तो नहीं रही ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मासूम था, पर उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, वो सब बस एक सपना था। पर अंशुल ने सिर हिलाया। नहीं पापा, वो सपना नहीं था, क्योंकि आज सुबह मैंने उसे हमारे घर के सामने देखा। मैंने उसे डांटा, कहा कि ये सब उसकी कोरी कल्पना है। पर सच कहूं तो मैं खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था। पर जब कुछ दिन बाद सुनीता ने कहा कि रात में उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी थी, तब मुझे यकीन हो गया। हमने भले ही वो सड़क छोड़ दी थी, पर वो हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे पहले घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में अचानक टीवी ऑन हो जाता, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नजर आता। रेडियो में भी वही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसी उस रात कार में आई थी। कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, लाइट्स झपकने लगती। फिर एक रात मैंने उसे कमरे में अकेले बुदबुदाते हुए सुना। मैंने पूछा, अंशुल क्या कर रहे हो? उसने पलटकर देखा और हंसते हुए बोला, कुछ नहीं पापा, बस दादी से बात कर रहा था। उसने ये बात इतनी मासूमियत से कही जैसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। अगले दिन मैंने सुनीता को यह सब बताया और वो भी डर गई। हमने तय किया कि हमें इस घर में हवन कराना चाहिए। हमने एक पंडित को बुलाया जो काफी अनुभवी था। उसने हमारे पड़ोसियों के कई हवन किया था। जब वो घर में घुसा तो उसने चारों तरफ देखा और बस एक ही बात कही, यहाँ किसी और की मौजूदगी है जो किसी को भी ठेस पहुंचा सकती है। उसने अंशुल से पूछा, बेटा तुमने किसे देखा था? अंशुल ने वही जवाब दिया, दादी। पंडित ने हल्की आवाज में कहा, कैसी दिखती थी? अंशुल ने कहा, वो सफेद कपड़े पहनती है, उनका चेहरा थोड़ा अजीब है, लेकिन हाँ, वो हमेशा हंसती रहती हैं। सुनीता ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हमें एक ही पल में समझ आ गया कि अंशुल जिस दादी की बात कर रहा था वो वही औरत थी जो उस रात सड़क पर दिखी थी। हमारे मन में कई सवाल उठने लगे। वो यहां तक क्यों और कैसे आ गई? पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, इसका कोई कारण है, और जब तक वो कारण पता नहीं चलेगा ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। मैंने घबरा कर पूछा, पर ये हमारी जान तो नहीं लेगी ना? पंडित ने सिर हिला दिया। नहीं, ये आत्मा हर जगह तुम्हारे साथ रहेगी। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें दोबारा उस जगह पर जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आप कहना चाहते हैं कि हमें दोबारा उस एक्सप्रेसवे पर जाना होगा? हाँ, और इस बार अगर वो औरत फिर से दिखे तो उससे पूछना होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। सुनीता ने गुस्से से कहा, यह पागलपन है, हम दोबारा उस मौत की सड़क पर नहीं जा सकते। लेकिन मैं जानता था कि पंडित सच कह रहा था। अगर हम इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे तो हमें वापस जाना ही होगा। उस रात मैं और सुनीता बहुत देर तक बहस करते रहे। वो नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा उस सड़क पर जाऊं। अगली सुबह मैंने सुनीता को गले लगाया और उससे वादा किया, मैं बस जाकर देखूंगा और अगर कुछ गलत लगा तो मैं तुरंत लौट आऊंगा। सुनीता ने बहुत मना किया, पर आखिरकार उसने हार मान ली और फिर मैंने अपनी कार स्टार्ट की और एक बार फिर उसी सड़क की तरफ निकल पड़ा। मैं दोबारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर था। वही सड़क, वही खौफ घड़ी। रात के 11 बजा रही थी। ये वही समय था जब हमने पहली बार उसे देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और फिर मैंने उसे देखा, सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में हंसती हुई। पर इस बार मैं भागने वाला नहीं था। मैंने धीरे से कार रोकी
और गहरी सांस लेते हुए खिड़की के बाहर झांका। तुम हमसे क्या चाहती हो? मैंने उससे सीधा सवाल किया। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही और फिर उसके होंठ धीरे से हिले, उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। तुम पहले भी यहां आ चुके हो राकेश, पर तुम भूल गए। मैं पहले भी यहां आ चुका था। ये क्या मतलब था? ये शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने उस औरत की तरफ ध्यान से देखा। वही सफेद कपड़े, वही आंखें और वही भयानक मुस्कान। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूं, पर कैसे? क्यों मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैं कार से बाहर निकला। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उससे फिर पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। तुमने हमें छोड़ दिया था राकेश, और अब बारी तुम्हारी है। इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा सुनीता का कॉल था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ सुनीता की घबराई हुई आवाज आई, राकेश जल्दी आओ, अंशुल अंशुल गायब हो गया है। ये सुनकर तो मानो मेरे प्राण ही निकल चुके थे। क्या? वो कमरे में था। मैं बस एक पल के लिए किचन में गई और वो गायब हो गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुछ अजीब हो रहा है, जल्दी आओ। मैंने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी, पर मेरी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी। वो औरत अब भी वहां खड़ी थी, पर अब उसकी मुस्कान और भयानक हो गई थी, जैसे उसे पता हो कि अब मैं मुसीबत में फंस चुका हूं। मैंने लगभग कार उड़ाते हुए घर तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगाए। घर के दरवाजे खुले थे, लाइट्स बुझ चुकी थी। सुनीता, मैंने चिल्लाया और अंदर भागा। कमरे का हाल देखकर मेरा दिल बैठ गया। फर्श पर अंशुल के जूते पड़े थे, मगर वो कहीं नहीं था। सुनीता कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में वो खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। राकेश, उसकी आवाज कांप रही थी। वो दीवार पर कुछ लिख रहे थे। मैंने चौंक कर देखा। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, तूने हमें छोड़ दिया था राकेश, अब बारी तुम्हारी है। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने सुनीता को पकड़कर जोर से हिलाया। सुनीता, अंशुल कहाँ है? उसने कांपते हुए उंगली उठाई और अलमारी की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक झकझोर दी। अंशुल अलमारी के अंदर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और फिर वो धीरे धीरे गाने लगा, उसी अजीब से सुर में जो मैंने पहली बार उस रेडियो पर सुना था। लोरी सुनो, रात आने वाली है। अंशुल, मैंने उसे झकझोरा। बेटा उठो, ये सब क्या है? उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन वो हंसी अंशुल की नहीं थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी आवाज किसी और की थी। और तभी घर की सारी लाइटें बुझ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। सुनीता भी बुरी तरह कांप रही थी और फिर दीवारों पर कुछ अजीब निशान बनने लगे। शुरू में ये धुंधले निशान थे, फिर धीरे धीरे वो तस्वीरों में बदलने लगे। पुराने जले हुए घर, चीखते लोग, आग में घिरी लाशें और फिर सबसे आखिर में एक तस्वीर बनी। वो मेरा खुद का चेहरा था, पर यह चेहरा वैसा नहीं था जैसा अभी है। ये चेहरा पुराना था, जैसे कई साल पहले का। और तभी मेरी यादों में उलटफेर हुआ। अचानक सब कुछ साफ हो गया। क्यों वो औरत बार बार कह रही थी कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? क्यों मैं उसके चेहरे को पहचान रहा था? क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था, पर मैंने उन्हें छोड़ दिया था। मैंने उनकी मदद नहीं की थी और अब वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सुनीता की चीख सुनाई दी। अंशुल फिर वही अजीब सा गाना गाने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरी गर्दन पर हाथ रख रहा है। मैं चिल्लाया। मैं सुनीता को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर सब कुछ धुंधला हो रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर अचानक आवाजें गूंजने लगी। चीखे, आग की लपटों की आवाज, रोते बिलखते बच्चे और फिर वो औरत वही सफेद कपड़ों में। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे।
उनकी आंखें काली थीं, उनके कपड़े जले हुए थे, उनके चेहरों पर एक भयानक गुस्सा था। और फिर मुझे एहसास हुआ ये नगला हरिया के लोग थे, वही लोग जिन्हें जलाकर मार दिया गया था। और मैं उन्हीं के बीच खड़ा था। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। तभी वो औरत आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं कांप गया, मेरी सांसें रुकने लगी। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी मेरे दिमाग में एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मेरी यादों को जबरदस्ती खोल दिया हो। और फिर वो सब साफ साफ दिखने लगा। मुझे दिखा एक पुराना टूटा फूटा गांव, वही नगला हरिया, और वहां मैं था। हाँ, मैं। पर यह कैसे हो सकता था? ये तो सालों पहले हुआ था। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पर नहीं, मैं वही था। मैं एक अलग नाम से था, मेरा अलग शरीर था। और तब मैं उन्हीं लोगों के साथ था जो इस गांव को उजाड़ने आए थे। मैंने ही इस गांव को जलाने में मदद की थी। मैंने उन मासूमों की चीखें सुनी थी। तभी वो औरत मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, सजा हमेशा उसके सही हकदार को ही मिलती है, चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं। तभी दूर से एक और आवाज आई, सुनीता की आवाज। राकेश, राकेश। अचानक मैं दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। मेरे एक तरफ वो लोग थे जो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, और दूसरी तरफ सुनीता और अंशुल थे। मुझे एक फैसला करना था, या तो मैं अपने अतीत का सामना करता, या मैं हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाता। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, नहीं, अब मुझे छोड़ दो, मैं अब एक अलग जिंदगी जी रहा हूं। पर वो नहीं माने। वो मुझे पकड़ने लगे, मेरी गर्दन पर हाथ कसने लगे। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, और तभी एक घंटी बजी, जोर से। मैंने देखा सुनीता घर के मंदिर की घंटी बजा रही थी, और अंशुल अपने छोटे से हाथों से अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज सुनकर वो सभी भूतिया लोग तड़पने लगे। उनकी आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा, और वो औरत, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ जलने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, और जब मैंने आंखें खोली तो मैं खुद को अपने घर पाया। कमरा वैसा ही था, दीवारें वैसी ही थी, पर जब मैंने सुनीता और अंशुल को देखा, उनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सुनीता कांपते हुए बोली, राकेश, तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखा, और वो सच था, मेरी परछाई वहां नहीं थी। सुनीता और अंशुल दीवार से सटे खड़े थे। उनके चेहरों पर वो डर था जो इंसान तभी महसूस करता है जब वो मौत से एक कदम दूर खड़ा हो। मैंने धीरे से कहा, सुनीता, ये सिर्फ रोशनी की वजह से होगा। पर मेरी ही आवाज अजनबी लग रही थी, जैसे वो मेरी ना होकर किसी और की थी। मैं घबराकर कमरे के शीशे के सामने खड़ा हुआ। मेरी शक्ल वही थी, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा शरीर, सब वैसा ही था। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि मैं तो हिल रहा था, पर शीशे में दिखने वाली छवि नहीं हिल रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा, पर शीशे में खड़ा मैं वही था, मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से सिर झुकाया। तुम वापस आ तो गए राकेश, पर तुम कुछ पीछे छोड़ आए हो। मैंने घबराते हुए मेरी शीशे की छवि से पूछा, क्या मतलब? उसने अपनी उंगली से शीशे पर कुछ लिखा। वो शब्द था आत्मा। मेरा सिर घूमने लगा। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं जिंदा हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं वापस आ चुका हूं। पर शीशे में खड़ा मैं अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा था। मैं उस भूतिया सड़क से वापस तो आ गया था, पर मैं पूरा नहीं लौटा था। मेरी परछाई, मेरी आत्मा वहां अटकी रह गई। सुनीता रो रही थी। अंशुल मेरी तरफ देख रहा था, पर उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। आज जब मैं ये घटना आपको सुना रहा हूं, तो मैं खुद नहीं जानता कि तुम इसे सच मानोगे या नहीं, और मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर मैं बस इतना जानता हूं कि अब मुझे कुछ लोग नोटिस नहीं करते। सुनीता मुझे नहीं देखती, अंशुल मेरी तरफ नहीं देखता। मैंने उनसे 1000 बार बात करने की कोशिश की, पर वो ऐसे रहते हैं जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं कम ही लोगों के साथ घटित है, लेकिन ये जिसके साथ घट जाती है,
मानो उसे ये बर्बाद कर देती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।